हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स एट वन प्लेस 13 जुलाई के इस अंक में मैं मनोज कुमार बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी 2027-28 को टारगेट करते हुए बहुत अच्छे से चल रही होगी। यस दोस्तों, करंट अफेयर्स जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके यूपीएससी की प्रिपरेशन का और उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कौन सा करंट अफेयर हमारी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये जो आप लोगों के लिए ये जो सीरीज और ये जो सारे टॉपिक हैं, इनको जो बनाया है वो बेसिकली सभी इंपॉर्टेंट सोर्सेस को कलेक्ट करके आप लोगों को डिस्क्राइब करने का है, जिससे कि आप एक ही जगह पर सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर सकें और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काम चल सके। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर तो आप कर ही सकते हैं, फटाक से कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हम लोगों के लिए एक मोटिवेशन है और मेरा टारगेट है कि मैं आप लोगों को वहां तक लेकर के जाऊं जहां तक आप अपना सपना देखते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है इस क्लास की पीपीटी और अन्य चीजों के लिए, तो ज्वाइन कर लीजिए। और ये मेरा इंस्टाग्राम का बारकोड है, इसको स्कैन करके आप लोग इसे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक्स को लेकर के। देखिए, आज का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 वीबीएसए बिल। अब ये सरकार ने एक बिल पेश किया है जिसका विरोध आईआईटी, आईआईएम जैसे कई राष्ट्रीय महत्व के संस्थान जो हैं, इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट, वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो सभी के सभी इसका विरोध कर रहे हैं और उससे उनको लगता है कि उनकी ऑटोनॉमी छिन जाएगी। और इसे अभी हाल ही में संयुक्त संसदीय समिति ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया है। अब ये बिल आपके मानसून सत्र में आने की उम्मीद है। अब ये बिल एक्चुअली में है क्या? देखिए, सरकार का जो मूल कदम है कि यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई इस तरह के जो डिपार्टमेंट है इनको खत्म करके उनके लिए केवल एक निकाय बनाया जाए, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। ये एक संस्थान हो, बाकी सारे संस्थानों को खत्म कर दिया जाए। इसमें तीन परिषद होंगी, एक नियामक अथॉरिटी होगी, एक मान्यता वाली और एक मानक वाली होगी। और लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि इसमें वीबीएसए के पास अनुदान देने की शक्ति नहीं होगी, जैसा कि यूजीसी के पास होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो नहीं होगी। वो सारी शक्ति कहां चली जाएगी? शिक्षा मंत्रालय के पास चली जाएगी। ध्यान रखिएगा, इसमें केवल चिकित्सा और मेडिकल विधि जैसी जो डिपार्टमेंट हैं उनको छोड़ दिया गया है, उसको इससे बाहर रखा गया है, बाकी सब इसमें है। तो यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई, इन सबको हटा करके एक आपका बन रहा है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। ये एक संस्थान बनेगा और इसी वजह से वो लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, सबसे पहला कारण है उनकी स्वायत्ता को खतरा हो सकता है, क्योंकि इसके चलते उनके मूल अधिकार, उनकी ऑटोनॉमी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, ग्रेडेड दंड प्रणाली, गुणवत्ता कम होने पर 10 लाख से लेकर के 75 लाख तक का जुर्माना और संस्थान बंद करने का भी इसमें प्रावधान है। अगर क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज होता है तो ये भी इसमें एक कंसेप्ट रखा गया है। समान मूल्यांकन, सभी विविध संस्थानों के एक ही मूल्यांकन प्रणाली में बांधना अब व्यवहारिक होगा, ये इन्होंने कहा है कि ये ठीक नहीं है। भेदभावपूर्ण छूट, सवाल उठ रहे हैं कि केवल चिकित्सा और कानून को ही छूट क्यों दी गई, बाकी अन्य को क्यों नहीं? इट इज द मैन मैटर। यह शिक्षा संवर्ती सूची में राज्य और स्वायत्त संस्थानों के अधिकारों के बीच शक्ति संतुलन का एक मुद्दा है। तो इसमें एक निकाय होगा, शिक्षा मंत्रालय के तहत इसमें अनुदान की व्यवस्था होगी और इसकी 3 अथॉरिटी होंगी, ये रही इस तरीके से। अब बताइए, ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया? अभी सरकार इस पर और ज्यादा डिटेल आपको देगी, तब हम इस पर चर्चा करेंगे ही करेंगे। तो अभी इस बात में इस इन पॉइंट को आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, अगला टॉपिक है केन बेतवा लिंक परियोजना। ये तो बात अच्छे तरीके से जानते हो कि बहुत लंबे समय से न भारत जोड़ो नदी जोड़ो भारत परियोजना बहुत लंबे समय से प्रोजेक्ट चल रहा है। उसी में से एक हिस्सा है केन नदी और बेतवा नदी के बीच में लिंक बना करके लेकर के, और उसका विरोध कर रहे हैं वहां के स्थानीय लोग और उन्होंने हैंगिंग सत्याग्रह किया है।
मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिलों में केन बेतवा लिंक परियोजना के विस्थापन का विरोध कर रहे आदिवासियों ने हैंगिंग सत्याग्रह शुरू किया है। ये रहा पन्ना टाइगर रिजर्व और यहां पर ये बन रहा है आपका लिंक। इस वजह से दौधन बांध के पास में, और इसलिए वहां का ये है आपकी बेतवा नदी और ये है आपकी केन नदी। यहां से ये पानी निकल करके वहां तक जाएगा या वहां से इधर आएगा, जो भी है एक्स वाई जेड। बेसिकली केन नदी से इधर जाने के चांस ज्यादा है, आपके निकल जाएगा। तो यहां पर ये इनका विस्थापन होना है तो इनको विरोध कर रहे हैं। यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना है, पहली नदी जोड़ो परियोजना है, सबसे पहले यही बनी थी। इस नदी का उद्देश्य केन नदी के अतिरिक्त जल को बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है और मुख्य गठन है दौधन बांध का निर्माण। इसमें पुनर्वास पैकेज और महिलाओं के लिए समान मुआवजे को लेकर के विवाद जारी किया जा रहा है कि भाई हमारा पुनर्वास किया जाए और महिलाओं के लिए समान मुआवजा दिया जाए। ये इनकी दूसरी बात है। और ये है हैंगिंग सत्याग्रह, जिसको आप देख रहे होंगे कि कपड़े या रस्सी बांध करके एक तरीके से फांसी जैसी व्यवस्था, एक प्रतीक के तौर पर फांसी पर लटक कोई नहीं रहा, लेकिन उनको लग रहा है कि हम तो इस तरह से लटक ही जाएंगे, हम तो मर ही जाएंगे जब यहां से चले जाएंगे। तो ये एक सत्याग्रह का कंसेप्ट है, हैंगिंग सत्याग्रह। यह एक मध्य भारत में आदिवासियों का अहिंसक विरोध है, जिसे गले में फंदा डालकर प्रतिदात्मक चिता पर लेट करके विरोध करते हैं। यस, ये समान अधिकार की बात कर रहे हैं कि पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार दिया जाए। ये कह रहे हैं कि परियोजना का बड़ा हिस्सा पन्ना नेशनल पार्क के अंदर है, जिससे बाघों का गलियारा नष्ट हो जाएगा। ये भी बात आ रही है। पारिस्थितिक संतुलन, लाखों पेड़ों की कटाई और नदी तटीय आवास जलमग्न हो जाएंगे। ये भी एक मुद्दा है। इसलिए इसका लाभ क्या है? सिंचाई, पेयजल और सूखा राहत की लाभ है, लेकिन नुकसान क्या है? आदिवासी विस्थापन, वन की कटाई, बाघों का आवास। अब इन दोनों के बीच में आपको संतुलन करना है। प्रोजेक्ट से वन्यजीव अधिनियम के तहत संरक्षित जैव विविधता को अपूरणीय क्षति हो सकती है अगर यह होता है तो। अब इसको आप लोग समझ सकते हो कि यूपीएससी के लिए नदी जोड़ी परियोजना जल संकट का समाधान तो करती है, लेकिन पर्यावरण और सामाजिक लागत का सटीक मूल्यांकन नहीं करती। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? विश्लेषण कीजिए। ओके, क्लियर। अगला एक टॉपिक है विश्व बैंक और आईवीआरडी। आपके आईआर का कह लीजिए या आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कह लीजिए, इकोनॉमी का कह लीजिए, पेपर 3 में ये रहा। अभी हाल ही में आईबीआरडी विश्व बैंक ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए 890 मिलियन विकास वित्त पोषण के लिए 1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। सोचिएगा, सूर्य घर बिजली योजना के लिए 890 मिलियन और विकास नीति वित्त पोषण के लिए 1.5 बिलियन डॉलर का वित्त पोषण की मंजूरी दी है। अब ये है क्या? ये इसलिए चर्चा में आया। देखिए, विश्व बैंक समूह 1944 के ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत गठन हुआ था। ये 5 संस्थाओं का एक समूह है, जिनमें से मुख्य संस्था बेसिकली आईबीआरडी ही, इसे विश्व बैंक कहा जाता है। ये लॉन्ग टर्म, दीर्घकालिक विकास के लिए ऋण देने वाली संस्था है, बहुत कम ब्याज पर। यह ध्यान रखना। कानूनी रूप से आईबीआरडी और आईडीए को ही संयुक्त रूप से विश्व बैंक कहा जाता है। आईसीएसआईडी निवेश विवाद निपटान का, भारत इसका सदस्य नहीं है, यह बात ध्यान रखिएगा। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईसीएसआईडी, जो निवेश विवाद निपटान का संस्थान है, इन चारों का सदस्य है, बट इसका नहीं है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से किसका सदस्य है। तो ये 5 संस्थान हैं। आईबीआरडी मध्यम आय ऋण देता है, गरीब देशों को, आईडीए गरीब देशों को अनुदान देता है। इन दोनों को ही मूलतः विश्व बैंक कहते हैं। एक आईएफसी है जो निजी क्षेत्र को ऋण देता है, मेगा है राजनीतिक जोखिम बीमा है, और आईसीएसआईडी भारत इसका सदस्य है नहीं, कुल मिलाकर के। ओके, अब इसके कार्य और भारत की स्थिति क्या है? देखिए, आईबीआरडी सरकारों से टैक्स नहीं लेता, बाजार में एएए ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड जारी करके कम ब्याज पर पैसा जुटाता है। ये रहा, बॉन्ड जारी करता है, पैसा जुटाता है। ये वोटिंग का अधिकार यह एक देश एक वोट पर नहीं, बल्कि पूंजी अंशदान के आधार पर देता है। जो जितना उसमें आपका पूंजी कैपिटल का शेयर देखेगा, उसी हिसाब से उसको वोटिंग राइट मिलता है। जैसे अमेरिका है तो अमेरिका को सबसे ज्यादा हिस्सा है। वीटो पावर, अमेरिका के पास 15% से ज्यादा शेयर है, इसलिए उसका अप्रत्यक्ष वीटो रहता है, क्योंकि भाई वर्ल्ड बैंक में सबसे ज्यादा पावर उसी की है। भारत का टेस्ट, भारत आईडीए से ग्रेजुएट हो चुका है, मतलब एक तरीके से उससे ऊपर निकल चुका है। अब उससे सॉफ्ट लोन नहीं, बल्कि दीर्घकालिक सॉवरिन लोन मिलते हैं। यानी कि उससे अब अनुदान नहीं मिलते, बल्कि सॉवरिन डेट मिलता है, ऋण मिलता है, संप्रभु ऋण।
यानी कि अब वो अनुदान से बाहर निकल चुका है। ये ध्यान रखिएगा। तो आईबीआरडी बाजार में बॉन्ड जारी करता है और देश विकास करते हैं और ऋण चुकाते हैं। ये इन बॉन्ड को खरीद लेते हैं, वो सॉरी इस ये बॉन्ड बाजार में जारी करता है, पैसा मिल जाता है वर्ल्ड बैंक को। ये रहा। वैश्विक निवेशक उसमें पैसा लगा करके पैसा कमाते हैं और विश्व बैंक दूसरे देशों को देता है। इस तरह से लेन-देन के माध्यम से ये सारी चीजें चलती हैं, कुल मिलाकर के। एक तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का एक और है दोस्तों, वो है एफसीबी तंबाकू। ये अब कहोगे सर ये क्या चीज है? एफसीबी तंबाकू अधिक उत्पादन संकट का व्यवस्था है। देखिए, आंध्र प्रदेश में एफसीबी तंबाकू का उत्पादन लक्ष्य 142 मिलियन किलोग्राम से कहीं अधिक अनुमानित है कि 236 मिलियन किलोग्राम हो गया है, जिससे मूल्य गिरने का संकट पैदा हो गया है। भाई ज्यादा उत्पादन होने पर मूल्य तो गिरेगा ही गिरेगा। अब बात आती है कि एफसीवी है क्या? देखिए, फ्लू कर्ड वर्जीनिया तंबाकू की एक प्रमुख नकदी फसल है। फ्लू कर्ड यानी कि फ्लू के जैसी एक कर्ड लेते हुए फसल क्रॉप है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय मांग है और इसकी खेती मुख्यतः आंध्र प्रदेश, काली और हल्की मिट्टी और कर्नाटक के क्षेत्र में की जाती है। इसके लिए हल्की रेतीली दोमट मिट्टी, सैंडी लॉम सॉइल और तापमान लगभग 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसके लिए सही रहता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े एफएसपीवी उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है। ये हल्की सी सुनहरी टाइप की फसल है ये, हल्की सी गोल्डन कह सकते हो। एफसीबी तंबाकू ये रहे प्रमुख क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ये कर्नाटक क्षेत्र जो है, ये इसको ध्यान रखिएगा। और भारत सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। बात आती है कि गुणवत्ता नियंत्रण और किसानों के संरक्षण के लिए इस फसल का नियमन बहुत आवश्यक है। देखिए, फ्लू क्यूरिंग बंद शेड में पाइपों फ्लू के जरिए पत्तियों की नमी हटाई जाती है, जिससे उनके सुनहरे रंग हो जाते हैं। यानी खुले में उस जगह पर खेत में इनको नहीं सुखाया जाता, बल्कि पाइपों के अंदर डाल करके फ्लू में उन पत्तियों को सुखाया जाता है, उसकी नमी खत्म की जाती है स्पेशल तरीके से, इसलिए फ्लू कर्ड कहते हैं इनको। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है जो कृषि मंत्रालय के नहीं है। तंबाकू बोर्ड इसके लिए काम करता है और तंबाकू बोर्ड आपके वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का हिस्सा है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बाजार नियंत्रण अधिक उत्पादन से दाम गिरने से रोकने के लिए बोर्ड फसल का आकार तय करता है और ई नार्मी चलाता है। ये देखिएगा, इस तरीके से इनके अंदर सुखा करके इस तरीके से इनको बनाया जाता है। ये नहीं तो इसका मतलब क्या है? जो तंबाकू बोर्ड है वो इसकी नीलामी करता है, फसल का उत्पादन तय करता है, जिससे कि फसल की कीमत सही रह सके, ज्यादा उत्पादन बढ़ रहता है। अब एआई ग्रेडिंग गुणवत्ता और उचित मूल्य निश्चित करने के लिए एआई ग्रेडिंग तंबाकू आधारित ग्रेडिंग प्रणाली एआई विजन सिस्टम को अपनाया जा रहा है। यस, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि फ्लू क्यूरिंग जो प्रक्रिया है वो कैसे अपनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है। फ्लू कर्ड जो आपका टोबैको है वो कैसे है तंबाकू। डब्ल्यूएचओ के एफसीटीसी तंबाकू नियंत्रण फ्रेमवर्क के कारण विश्व स्तर पर इसकी मांग धीरे धीरे घट रही है। इसलिए सरकार फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है कि भाई इसकी जगह कुछ और भी उगाइए, लेकिन चिंता यह हो गई कि जितना कम करना था उतना ज्यादा उत्पादन और बढ़ गया है। ये रहा, ये समझ लीजिएगा, ये कंसेप्ट है। अब एक हिस्ट्री एंड कल्चर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीर जिवाजी महाले स्मारक, प्रतापगढ़। जीवाजी आप जानते हो ना, जीवाजी नाम सुना होगा। जीवाजी महाराष्ट्र सरकार ने ऐतिहासिक प्रतापगढ़ किले की तलहटी में छत्रपति शिवाजी महाराज के अंगरक्षक वीर जिवाजी महाले के भव्य स्मारक के निर्माण को मंजूरी दी है। उनका स्मारक आपको पता हो, प्रतापगढ़ के जिले में जब जब शिवाजी ने अफजल खां को मारा था तो वहां पर उनके पर्सनल जो बॉडीगार्ड थे ये वीर जिवाजी वही हैं, उनके साथ में थे। प्रतापगढ़ किला, अब पहले तो प्रतापगढ़ किले के बारे में पता होना चाहिए। प्रतापगढ़ किला 1656 में पेशवा मोरोपंत पिंगले द्वारा बनवाया गया था। यह पश्चिमी घाट सतारा में 1080 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये रहा लगभग। जीवाजी महाले दांड पट्टा चलाने में अत्यंत निपुण थे। दांड पट्टा मतलब होता है एक वैसी तलवार जो बिल्कुल लचीली पतली सी पत्ती जैसी तलवार होती है, उसके बहुत बड़े विशेषज्ञ थे।
पत्ती जैसी तलवार जिसको आप कहीं पर भी रख सकते हो, कोई पहचान भी नहीं सकता कि आपके पास तलवार है। जिसको यहां पर आपके चारों तरफ लपेट भी सकते हो, मतलब बिल्कुल पतली सी तलवार जिसको बिल्कुल मोड़ सकते हो, फोल्ड कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, इस तरह की तलवार थी। उसको कहते हैं दानपट्टा। और 1559 के युद्ध में शिवाजी महाराज की जान बचाई थी उन्होंने इसी तरह से। तो ये किला है। इसी में देखेंगे तो ऊपरी किला महादेव मंदिर कहलाता है, यहां पर ये वाला हिस्सा। निचला किला भवानी मंदिर और बुरुज कहलाता है, प्रतापगढ़ का किला। ये रहा। ओके, ये रहा। तो यहां पर हुआ क्या था, गुमनाम नायकों को शिवकालीन धरोहर पर्यटन में शामिल करने का प्रयास चला है। इसी प्रतापगढ़ की तलहटी में बीजापुर के सेनापति अफजल खां और शिवाजी महाराज की हत्या का प्रयास किया गया था। अफजल खां ने, इसी के मैदान में शिवाजी महाराज थे, अफजल खां था और शिवाजी महाले थे। और ये तलवार एक बहुत ही लचीली तलवार होती है। क्या शिवाजी ने बागनक के से और बिचवा कटार से खान को घायल कर दिया। जिवाजी सैयद बांदा जो उनका अफजल खां का संरक्षक था ने शिवाजी पर हमला किया, तो जिवाजी ने अपना दांड पट्टा से उसका हाथ हवा में ही काट दिया, शटाक, इस तरीके से। सम्मानजनक मराठा नीति, युद्ध के बाद अफजल खां का मकबरा किले के बाहर ही बनवाया गया कि बोले भाई इसका एक महान योद्धा है, बेशक उसने कुछ भी किया हो अपने राज्य के लिए उसने किया है, इसलिए वो भी सम्मान का हकदार है, तो उसका मकबरा वहीं बनवाया गया किले के बाहर ही। ये ध्यान रखना। यह मराठा साम्राज्य की हिंदवी स्वराज के निर्माण में एक निष्ठावान सहयोगियों के योगदान को दर्शाता है। इसीलिए अब जिवाजी का संग्रहालय कह सकते हो कि उनके नाम पर इस भव्य स्मारक बनाए जाने की योजना चल रही है, इसलिए चर्चा में आया। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए इस क्लास को अगर आप प्रॉपर सुन भी लोगे ना बेटा, तो भी समझ लीजिए दिमाग में बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएंगी। एक जगह पर कंपाइल करके सुन लीजिए। नोट्स बनाने हैं, नोट्स बना लीजिए। नोट्स तो मैं देता ही हूं, आप लोगों को पता ही है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है समृद्ध ग्राम पहल, WSIS पुरस्कार 2026। दूरसंचार विभाग की समृद्ध ग्राम परियोजना ने अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित WSIS पुरस्कार 2026 में वैश्विक विजेता का खिताब जीता है। यस, ये बहुत बड़ी बात है। समृद्ध ग्राम जो योजना है उसने, अब ये योजना है क्या, एक ग्रामीण डिजिटल परिवर्तन परियोजना है। इसका उद्देश्य है भारत नेट की फाइबर लाइनों को विकास केंद्रों में बदलना। फाइबर, आप भारत नेट परियोजना जानते हैं, जिसे पिछली सरकार में भारत जोड़ो एक तरीके से कह सकते हो कि ऑप्टिकल नेशनल ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया था, जिसे वर्तमान मोदी सरकार ने भारत नेट परियोजना में कन्वर्ट कर दिया, जिसका उद्देश्य गांव गांव तक ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछा करके ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराना है। और इस योजना का जो उद्देश्य है वो यही है कि भाई जब ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंच जाए तो उसका सही विकास के केंद्र बन सके, उसका सही यूटिलाइजेशन हो सके। इसके तहत इस गांव स्तरीय समृद्धि केंद्र बनाए जाते हैं। गांव गांव में एक समृद्धि केंद्र बनेंगे और ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बेहतरीन मॉडल है। ये समृद्धि केंद्र जहां पर आपको सारी की सारी ATM मशीन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, जो भी इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए वो सारी यहां पर मिलती है। और इसी प्रोजेक्ट को ही आपको अवार्ड मिला है, WSIS अवार्ड 2026। ई गवर्नेंस, डिजिटल समावेशन और ग्रामीण विकास की एक संयुक्त रूप से विकसित करने की योजना है। ओके, तो याद रखिएगा किस विभाग की है यह परियोजना, दूरसंचार विभाग। अब इसमें होता क्या है, देखिए इसके माध्यम से हम हेल्थ ATM बनाते हैं, तुरंत को तुरंत उसका कंसल्टेशन होता है। एग्रीकल्चर मृदा परीक्षण होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव वगैरह हो सकता है। एजुकेशन, वर्चुअल क्लासरूम वगैरह, स्किल डेवलपमेंट इसके माध्यम से। ई गवर्नेंस सिस्टम, PM वाणी योजना वगैरह, ये सारी सारी वहां पर लागू होती हैं। विकेंद्रीकरण, यह स्थानीय युवाओं को रोजगार देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में योगदान देते हैं। तो ये रहे स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, गवर्नेंस, ये रही बैंकिंग प्रणाली वगैरह, सारी सभी सरकारी सुविधाएं सब कुछ इसी जगह से मिल जाती हैं, समृद्धि केंद्र से। तो यह मॉडल ग्लोबल साउथ के देशों के लिए डिजिटल डिवाइड पाटने का एक आदर्श ओपन सोर्स समाधान है।
अब कहोगे कि डिजिटल डिवाइड, जिन देशों में डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं है और जिन देशों में डिजिटल टेक्नोलॉजी है, या जिन देशों में हाई डिजिटल टेक्नोलॉजी है, जिनमें डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत कम है, तो इट्स अ गैप, उसको भरने के लिए है ये। और ग्लोबल साउथ, साउथ यानी कि पिछड़े देश, जो जनरली देखा जाए सदर्न हेमिस्फीयर में होते हैं, जनरली, क्योंकि ये सब कभी ना कभी किसी न किसी देश के, विकसित देश के गुलाम रहे थे, इसीलिए इनको ग्लोबल साउथ कहा जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोलॉजी एनवायरनमेंट का। शरावती पंप्ड स्टोरेज परियोजना, पीएसपी को अस्वीकृति। ध्यान रखना, ये रहा, पर्यावरण मंत्रालय ने, की विशेष समिति ने कर्नाटक की 10,000 करोड़ की शरावती पंप स्टोरेज परियोजना को मंजूरी देने से साफ इनकार कर दिया है। अब यह परियोजना क्या है? यह परियोजना शरावती सिंहपुच्छ मकाक वन्य जीव अभयारण्य में प्रस्तावित था। अब जानते हैं लॉयन टेल्ड मकाक एक पक्षी है, लॉयल टेल्ड पक्षी है, पशु है, बताइएगा, मकाक, ठीक है ना? प्रस्तावित था। यह अभयारण्य पश्चिमी घाट के शिवमोगा और उत्तरी कन्नड़ जिलों में था। यह नाजुक मीठे पानी की मृष्टिका दलदल पाए जाते, मृष्टिका स्वैप्स पाए जाते, दलदल पाए जाते मीठे पानी के। और यहां लुप्त प्राय सिंहपुच्छ मकाक, लॉयल टेल मकाक की सबसे बड़ी आबादी रहती है। शरावती घाटी, मकाक बिल्कुल एक जानवर है, बिल्कुल सिंह की तरह दिखता है। यह शरावती घाटी का इलाका है गिरा, ठीक है ना? कहां का? कर्नाटक का। ये कर्नाटक क्षेत्र है, वन्य जीव अभयारण्य वगैरह ये सारी चीजें। तो यहां पर लिंगमकी जलाशय है, देख रहे हैं ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया था, मीठे पानी के मृष्टिका, ये वो है। अब कंडीशन क्या है? ये है सिरपुक्ष मकाक, एक बंदर है ये रहा। ये पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में स्थानिक और आईयूसीएन की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय एंडेंजर्ड है। ये ध्यान रखिएगा, रेड जोन में है ये। संवेदनशीलता, यह मकाक फलाहारी और वृक्षवासी है, अतः वन कटाई इसके लिए घातक है। वाइल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 29 के तहत अभयारण्य में विनाशकारी गतिविधि तभी हो सकती है जब वन्य जीवों को सुधार के लिए आवश्यक हो, अन्यथा नहीं हो सकती। पंप्ड स्टोरेज, यह विशाल जल बैटरी की तरह काम करता है, जहां अतिरिक्त बिजली से पानी ऊपर पंप होता है और रात में टरबाइन से बिजली बनती है। ये रहा, निचला जल है, इससे पानी ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपरी जलाशय में, और फिर जब आएगा रात में तो उससे बिजली बनाएंगे। तो पहले दिन में ऊपर भेजेंगे और फिर रात में उसकी बिजली बनेगी, पानी नीचे जाकर के। तो ये है स्वच्छ पर ऊर्जा। बुनियादी ढांचा बनाते समय इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट नष्ट करना सतत विकास के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए इसको पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि इन सब का घर नष्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अब एक है FIUIND वेस्ट इमोंट केस अवार्ड बीका 2026। ये क्या चीज है यार? बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्यों भाई? अजीब सा लग रहा है ना? भारत की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट 868 करोड़ के साइबर क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने वाले बेका 2026 में रनर अप स्थान रहा है, यानी कि सेकंड स्टेज पर रहा है, जिसने 826 करोड़ के साइबर सिक्योरिटी मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। उस मामले में सेकंड पोजीशन इसकी रही है इस कंसेप्ट में, वीका 2026 में। बात आती है कि FIUIND की स्थापना 2004 में की गई थी, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन काम करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यह संदिग्ध वित्तीय लेन देन की जानकारी जुटाने वाली एक राष्ट्रीय एजेंसी है। एगमोट ग्रुप 182 देशों की खुफिया इकाइयों का एक वैशाल नेटवर्क है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। एगमोट ग्रुप क्या है? 182 देशों में खुफिया जो इकाइयां हैं उनका एक नेटवर्क है। और यह पुरस्कार बीका जटिल सीमा पार वित्तीय जांच को मान्यता प्रदान करता है। FIU इंडिया पूरे दुनिया में लगभग सभी देशों में आपके किसी तरह की साइबर फ्रॉड या इस तरह की कोई गतिविधि होती है, उसको देखने के लिए, उसकी जांच करने के लिए, उसकी पड़ताल करने के लिए, उसको रोकने के लिए एजेंसी के तौर पर काम करता है। अब इसमें भूमिका और मनी लॉन्ड्रिंग तकनीकें क्या क्या होती हैं? देखिए, साइबर धोखाधड़ी, लेयरिंग, क्रिप्टो करेंसी की लेयरिंग को लेकर के, एक होता है विदेशी संपत्ति, एक म्यूल अकाउंट, ये रहे तीन चार तरीके से। FIU की सीमा क्या है?
देखिए, एफआईयू इंडिया केवल खुफिया विश्लेषण करता है, छापे या गिरफ्तारी नहीं करता। कार्रवाई ईडी या सीबीआई करती है। ये केवल और केवल क्या करेगा? इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरह काम करता है। पहली बात, पीएमएलए 2002, इसका उपयोग के तहत नगद और संदिग्ध लेन का विश्लेषण किया जाता है। पीएमएलए जानते हैं? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि धन शोधन निरोधक कानून 2002। म्यूल खाते अपराधियों द्वारा आम लोगों के वैध खातों का उपयोग करके धोखाधड़ी पैसा घुमाने के लिए किया जाता है। आज ही मैं पढ़ रहा था, आज ही न्यूज में मैंने देखा कि एक गांव के दो लोग हैं बेचारे। एक बेटा है जो दिव्यांग है, एक बुजुर्ग है। एक को बुजुर्ग पेंशन मिलती है, एक को दिव्यांग पेंशन मिलती है। बेचारे दोनों गए बैंक में पैसा निकालने के लिए। पता चला कि उनके खाते में साढ़े सात करोड़ रुपया आया हुआ है। सोचिएगा, 15 करोड़ से ज्यादा दोनों के खाते में पैसा आया हुआ है। उन्होंने बैंक से पूछा, बोले हम चेक करते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं है, टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं है, या किसी ने नहीं किया। ऐसा बहुत होता है। जिन खातों का जनरली यूज नहीं किया जाता या जिनको देखभाल नहीं होती, वहां फर्जी बैंक खाते में पैसा डाल दिया जाता है, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, ये सब चलता रहता है। ये रहा, ये रहा। क्रिप्टो लेयरिंग, पैसों को ट्रैक होने से बचाने के लिए यूएसडीटी, स्टेबल कॉइन और ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि इनको आसानी से ट्रैक ना किया जा सके। ये रहे। तो ये है आपकी, इसके आपकी जांच कौन करता है? जांच करता है एफआईयू। ओके, क्लियर है? अब एफआईयू, ईडी और सीबीआई तो आपने देख लिया होगा, अब एफआईयू इसकी पूरी की पूरी जांच करता है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, चीन का हीलियम पर निर्यात प्रतिबंध। हीलियम तो जानते हैं ना? क्यों भाई? चीन ने वैश्विक हीलियम आपूर्ति संकट के बीच अपनी घरेलू तकनीक की रक्षा के लिए अचानक हीलियम के निर्यात पर रोक लगा दी है। यह इसलिए चर्चा में आया। ध्यान रखना, हीलियम अत्यंत दुर्लभ और अनवीकरणीय गैस है। हीलियम गैस नवीकरणीय है नहीं, दुर्लभ है। प्राकृतिक गैस निकालने के लिए एक ये उप उत्पाद है। जब प्राकृतिक गैस निकालते हैं उसके साथ ये उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट, अमेरिका 43%, कतर 33% इस सब के सबसे बड़े उत्पादक हैं। और तीसरे नंबर पर कौन है? सोचिए, तीसरे चौथे नंबर पर चाइना केवल 1.6% करता है। तो ये बाद में है। चीन का उत्पादन मात्र 1.6% है, फिर भी उसने मध्यस्थ रूप में निर्यात पर रोक लगा दी कि भाई हम नहीं करेंगे निर्यात। जबकि सबसे बड़े निर्यातक अमेरिका, कतर और रूस हैं। ये रहे दो सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक। देखिए, हीलियम का रणनीतिक महत्व। अब हीलियम गुब्बारों के लिए नहीं, बल्कि 21वीं सदी की तकनीकी दौड़ का मुख्य ईंधन है। कैसे है? देखिए, सेमीकंडक्टर चिप में इसका इस्तेमाल होता है, एमआरआई मशीन में इसका इस्तेमाल होता है, और रॉकेट में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसलिए अब ये तीनों टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और वहां पर हीलियम की जरूरत पड़ रही है। यस, यह सबसे कम क्वथनांक वाली अक्रिय गैस है। इनर्ट गैस, अक्रिय, सक्रिय नहीं है। सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए इसके वेफर्स को अत्यधिक गर्मी से बचाने और ठंडा रखने में हीलियम अनिवार्य है। सेमीकंडक्टर यूनिट में, चिकित्सा एमआरआई में द्रव हीलियम का उपयोग एमआरआई मशीन को सुपर कंडक्टिव मैग्नेट को परम शून्य के निकट ठंडा रखने के लिए काम किया जाता है। ये रहा क्रिटिकल जो टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। और कतर और रूस से आपूर्ति बाधित होने के कारण चीन ने एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए अपनी आपूर्ति सुरक्षित किया कि भाई अपना क्वांटम कंप्यूटिंग और तमाम तरह की चीजों के लिए हमें अपना बचा के रखना, हम निर्यात नहीं कर रहे। ये रहा। तो इस मामले में अंतरिक्ष अन्वेषण और अगली पीढ़ी की तकनीकी बढ़त सीधे हीलियम की उपलब्धता से जुड़ी हुई है। कितना इंपॉर्टेंट है? यह है एप्लाइड साइंस, जिसकी जानकारी आप सभी लोगों को होनी चाहिए। एप्लाइड साइंस। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, सरयू नदी और राष्ट्रीय हरित अधिकरण, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अभी हुआ क्या कि एनजीटी ने अल्मोड़ा, उत्तराखंड के डीएम को सेरा घाट पर सरयू नदी के तटों पर ठोस कचरे की डंपिंग की कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। कि जो सरयू नदी का जो आपका सेरा घाट है, वहां पर आप जो कचरे की डंपिंग कर रहे हो, उसको रोकने के निर्देश दिए कि उस पर क्या कार्रवाई हुई है उसको दीजिए। इसलिए चर्चा में आई सरयू नदी।
अब सरयू नदी आई तो ध्यान रखें सरयू एक गैर हिमालयी नदी है, यानी कि हिमानी नहीं है, किसी ग्लेशियर विलेशियर से नहीं निकली है, नॉन ग्लेशियल रिवर है जो सरमूल से निकलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहां से निकलती है? सरमूल से। बागेश्वर में इसका संगम गोमती नदी से होता है, सरयू का गोमती नदी, जहां ऐतिहासिक बागनाथ मंदिर स्थापित है। बागनाथ, पंचेश्वर नेपाल की सीमा में इसे महाकाली या सारना नदी से मिल जाती है। जब यहां से बहती हुई जाती है, सोचिएगा, तो ये जाकर के महा का कहां पर, आपके कहां पर जाकर मिल जाती है? धीरे धीरे जाकर के आपके आपकी जो काली नदी है नेपाल बॉर्डर पर, वहां पर काली नदी में मिल जाती है, जिसे शारदा नदी कहती है। यही जल प्रणाली आगे चल के उत्तर प्रदेश में घाघरा और अयोध्या में सरयू कहलाती है। इसी को निचली घाघरा या सरयू, इसी पूरी धारा को कहा जाता है। ठीक है ना? अब सरयू क्यों है? पर्वतीय क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक और गंभीर मुद्दा है। एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत स्थापित किया गया। यह पर्यावरण मामलों को 6 महीने में निपटाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। कोई भी मामला हो 6 महीने के अंदर निपटाना है। और एनजीटी गठन हुआ 2010 में। क्यों हुआ? क्योंकि हम पर्यावरण के अति संवेदनशील मुद्दों को सामान्य कोर्ट में सालों साल चलने वाले फैसलों के बीच नहीं लटका सकते, इसलिए हमने इसका अलग सिस्टम कर दिया है। वैश्विक स्थिति, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद विशेष पर्यावरण अदालत बनाने वाला विश्व का यह तीसरा देश है। इट इज द थर्ड कंट्री। ठोस अपशिष्ट नियम 2016, इन नियमों के तहत कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों की है। डीएम की जिम्मेदारी क्या है? एनजीटी के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट की प्राथमिक जिम्मेदारी यह है कि नदियों के किनारे डंपिंग रोके और दंडात्मक कार्रवाई करे। इसलिए एनजीटी ने इसकी रिपोर्ट मंगाई। अनुच्छेद 21 स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार को लागू करने में एनजीटी की सबसे बड़ी और अहम भूमिका मानी जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा कहां कहां से इसका कंसेप्ट है, किस तरीके से कंसेप्ट है। एवरी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इन पॉइंट को ध्यान रख लीजिए। इनमें क्वेश्चन आपके कैसा भी पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके से। हो सकता है कि 4 स्टेटमेंट दे दिए जाए कि भाई निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 1 2 3 4, बताइए कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत है। हाँ, मेंस के लिए आप देख सकते हो, तो देख सकते हो इस तरह से। यूपीएससी, हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र में विकास और पर्यटन के दबाव को वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन नहीं झेला जा सकता, उसके बिना नहीं झेला जा सकता। बताइए कैसे? तो ये है आपका आज का कंसेप्ट, आज की क्लास। अब बताइए आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको और अच्छा करने के लिए मोटिवेट होता रहूं और आपको मैं कराता रहूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।